धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम से आप सब लोग देखते हैं। और आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज का मसला है कि जो हजूर पिताजी के परिवार की तरफ से उनकी माता जी पूजनीय माता नसीब कौर जी की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, और उस पत्र में लिखा गया है भी उनके नाम से कुछ लोग हैं जो पैसा मांग रहे हैं, और उस पैसा जो मांग रहे हैं उनकी जानकारी एक फ़ोन नंबर पर मांगी गई है, और उस जानकारी को जो आप देंगे और उसमें उसे वेरिफिकेशन करने के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद क्योंकि उन्होंने ये नहीं लिखा था कि एडम ब्लॉक कर रहा है या 45 मेंबर कर रहा है, उन्होंने ये भी जिक्र किया भी गुप्त मीटिंगें इसको लेकर हो रही हैं। लेकिन कहते हैं भी चोर की दाढ़ी में तिनका कहो या चोर की दाढ़ी में झाड़ू। तो इसमें जो एडम ब्लॉक ने एकदम से कहते हैं भी आवेश में आके यूँ कहे भी फटाफट उनको लगा भी उन्हें कहा गया है, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि भाई हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो ये स्पष्टीकरण कल भी आया, कल उसमें आया ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी आई, आज प्रवक्ताओं की तौर से, क्योंकि कल हमने बोला भी प्रवक्ता क्यों नहीं बोल रहे, तो आज प्रवक्ताओं की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है कि ऐसा कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया जा रहा। अब मसला ये क्योंकि लगभग काफ़ी सारे न्यूज़ पोर्टल्स पे, अखबारों में जगह जगह ये आ गया है, कुछ अखबार मेरे पास भी है। अब हम बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, मतलब हम क्या साथ संगत बहुत सारे मन में अजीबोगरीब तरह से सवाल उठ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन्स जनरेट हो रहे हैं भी इतना पैसा दिया है तो गया कहाँ और किसको दिया है, किसने मांगा। क्योंकि अगर हम शुरुआत से शुरू करें, आप 25 अगस्त के बाद से ही शुरू कर दीजिए, इससे ज़्यादा चलो पहले की तो एक अलग बात है, उससे बाद में शुरू कीजिए जब हजूर पिताजी सुनारिया चले गए। उसके बाद अगर हम देखें बहुत तरीके से, अगर 25 अगस्त के बाद सितंबर मतलब हफ्ता 10 दिन तो हुए नहीं थे, तो यूथ वीरांगनाओं की जो अध्यक्ष है गुरचरण कौर और उसकी टीम ने जगह जगह ब्लॉक्स में आके रोना शुरू कर दिया था, भाई ये डेरा तो बर्बाद हो गया, ये हो गया। तो उसी समय से पैसा मांगना उन्होंने शुरू कर दिया था, और ये पैसा इकट्ठा हुआ। ऐसे ही स्टेज भी आई जहाँ एक नाम चर्चा में जाना हुआ एक सत्संगी ने बताया कि नाम चर्चा में गए, वहाँ पे एक व्यक्ति था, उसके टूटी हुई चप्पल पहनी थी। अगर आप हमारे पुराने लाइव उठाएंगे तो उसमें हमने ये कहानी का जिक्र किया है। उसने टूटी हुई चप्पल पहनी थी, और टूटी हुई चप्पल पहन के वो गया 45 मेंबरों के पास, और उसने अपने जो गमछा कहते हैं, जिसे हम कह देते हैं साफ़ा कह देते हैं, उसके अंदर गांठ बांध के 200 रुपये रखे थे। तो उसने वो 200 रुपये निकाले और 45 मेंबर को दिए भी ये मेरी तरफ से रख लेना। उस समय क्या था कि इन्होंने बोला भी हजूर पिताजी के लिए वकील चाहिए, और वकील क्योंकि उस टाइम एक देश के चर्चित वकील थे राम जेठमलानी इस नाम से, और ये बहुत बड़े वकील माने जाते थे। उन्होंने बोला भी राम जेठमलानी वकील को हम हायर कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोला था, और उनकी जो फ़ीस है वो करोड़ों रुपए में है, और वो बात करने के भी करोड़ों रुपये ले जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस लेवल पे पैसा मांगना शुरू किया भी हमें पैसा दो भी, तो क्योंकि हमें उन वकीलों को देना है। अब उस समय व्यक्ति क्योंकि इमोशनल इतने थे, कोई ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था अभी हजूर पिताजी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, ये सब कुछ है। तो सब ने उस टाइम अपनी कैपेसिटी से बढ़ के दिया। जो नहीं दे पाए उनको क्या किया गया, बोला लोन लेकर पैसा दो। तो कई लोग ऐसे भी मिले जो हमारे पास जिनके मैसेज आए हैं, उन्होंने लोन लेकर पैसा दिया। जो ज़्यादा गरीब थे, जो लोन भी नहीं ले सकते थे या बैंक उन्हें लोन देता ही नहीं था, उन्होंने क्या किया, अब जैसे महिलाएं ख़ास तौर पे, उन्होंने कान की बालियाँ, ये नाक में एक कोका कह देते हैं यहाँ, तो बाकी आपके यहाँ जो भी बोलते हैं, तो ये जो चीज़ें, ये गहने हैं, ये गहने भी यूथ वीरांगनाओं की टीम है उन्होंने ले लिए, मैं चलो इसे ही बेच के कुछ पैसा आ जाएगा। ये इतनी बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा हो रहा था, तो फिर ये पैसा तो 133 भलाई कार्यों के लिए नहीं हो रहा था, और ये तब से हो रहा था। उसके बाद लगभग 2018-17 के सितंबर से शुरू हुआ
और ये बहुत स्पीड से इकट्ठा हुआ। वो जो गुड़ ब्रह्मचारी बहनें थी एडम ब्लॉक से, ये किसके नेतृत्व में काम कर रही थी, ये कोई आपको मतलब सोचने वाली बात नहीं है। मतलब एक बड़े स्केल पे इमोशनल कार्ड खेला गया, अभी पिताजी को बड़ी अमाउंट में पैसा देना है। और उस टाइम ये भी कहा गया भाई सरकार के एक बड़े मंत्री ने 300-400 करोड़ रुपया, पता नहीं 300-400 करोड़ से लेके 1200 करोड़ तक की रकम बताई गई। और उस टाइम तो अमित शाह जो अभी मौके पे गृह मंत्री हैं, उनका नाम लिया जाता था। अभी उन्होंने पिताजी से मांगे थे, लेकिन पिताजी ने देने से मना कर दिया था कि हमें वो पैसा देना है और इसलिए पैसा इकट्ठा करना है। इसके अलावा ये सब तो बाहर चल रहा था। जो अम्बाला जेल के अंदर राकेश जिड़बा कैद था, राकेश जिड़बा को सुबह पुलिस मारती थी और शाम को राकेश जिड़बा आके अपनी बैरक में जो लोग बंद थे उनको सबको एक ही बात बोलता था कि भैया बाहर जाओ, अपनी ज़मानत कराओ और पैसा इकट्ठा करो। मतलब जितने कुछ लोग विदेश के भी थे जो उसमें बाहर से इंडिया आए हुए थे, वो भी फंस गए थे, उन लोगों को भी कहा गया होगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो इंडिया में थे, जो राकेश के आसपास थे, उन्होंने बताया कि भी हमसे अक्सर राकेश यही कहता था भी पैसा लेकर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा जेल से ज़मानत कराओ और पैसा इकट्ठा करो। तो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया गया उस समय। ये कोई 133 भलाई कार्यों के लिए नहीं था। अब धीरे धीरे जब राम जेठमलानी जी गुजर गए, वो चोला छोड़ गए, उसके बाद पता चला भी राम जेठमलानी तो चोला ही छोड़ गए भी, अगर उनको हायर तो किया ही नहीं, फिर वो पैसा कहाँ गया वकील वाला। अगले स्टेप पे क्या हुआ, मतलब ये तभी चल रहा था। धीरे धीरे क्या कि अब डेरे के अंदर समितियाँ हैं, समितियों में जैसे कैंटीन की समिति है, लंगर छकाने वाली समिति है, टेंट की समिति है, पानी पिलाने वाली समिति है, सफाई करने वाली समिति है, जो दूध सप्लाई करती है वो समिति है, खेती बाड़ी संभालने वाली समिति, सेवा समिति है। ऐसे बहुत सारी समितियाँ हैं अलग अलग, लंगर बनाने वाली, लंगर खिलाने वाली, तो भाइयों की अलग, बहनों की अलग, तो ये सारी अलग अलग तरह की समितियाँ हैं। बागवानी समिति, निगरानी समिति, पंडाल समिति, कैंटीन समिति, तो ये ऐसी काफ़ी सारी समितियाँ हैं। इन सारी समितियों के जिम्मेवारों को अक्सर बुलाया जाता और उनको टारगेट दिए जाते भी इतना पैसा आपने इकट्ठा करके देना ही देना है। और ये पैसा वो जैसे तैसे करके अपने समिति के लोगों को राज़ी करते, जैसे तैसे करके पैसा देते। अब ये पैसा 133 भलाई कार्यों के लिए तो नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि एक भी कार्य है डेरा सच्चा सौदा हेड क्वार्टर से 133 भलाई कार्यों में जो संगत के पैसे से किया गया हो वो किया ही नहीं गया। इसका प्रूफ आप कैसे लेंगे? प्रूफ ऐसे है कि हजूर पिताजी ने एक खाता बनाया था शासत नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग। उस खाते के कानूनी तौर पे नियम बनाए गए थे, तो उस नियम के मुताबिक उस खाते का पैसा किसी और काम में, आप ये नहीं कह सकते जी मैंने ज़मीन खरीद ली, मैंने गाड़ी खरीद ली, उसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता था। इसलिए उस खाते को साथ संगत के लिए बनाया गया था। बाकी सब काम के लिए डेरा के अंदर एक भी रुपया दान चढ़ावा नहीं लिया जाता किसी भी चीज़ की। लेकिन क्या किया इन्होंने, बड़ी सफाई से उस खाते को बंद कर दिया भी अगर वो खाता चालू रखेंगे तो उसमें सरकार को हिसाब देना पड़ेगा। तो उस खाते को बंद रखा और उसकी इंक्वायरी पूरी होने नहीं दी, और बाकी अपने खाते चालू रखे। और उस हालांकि उसमें भी पैसा ना लेके कैश में पैसा लिया, जितना पैसा देना है कैश में दो जी, हमारे खाते तो ईडी इनकम टैक्स वालों ने बंद कर रखे हैं। जबकि कानून ऐसा नहीं है। कानून अगर आपका जांच के लिए खाता बंद करता है तो उसके साथ साथ आपका दूसरा खाता खोल देता है भी जब तक आपकी इस खाते की जांच ना हो तो दूसरे खाते में पैसा रखो। अगर खाता नहीं खुला था तो जो 100-200 की दिखावे के तौर पे डेरा में रसीद कभी कभार काट देते थे, वो रसीद का पैसा कौन से खाते में जमा होता है? जब खाते बंद ही थे तो फिर रसीद का पैसा तो आपको खाते में देना ही देना पड़ेगा। तो वो खाता कभी मतलब बंद हुआ ही नहीं था असल में। अब इसके साथ साथ क्या था कि एक तरफ तो ये खाता था, दूसरी तरफ क्या है कि हर साल 2017 तक आपको ध्यान हो, हर साल परमार्थ की फाइल बनती थी हर ब्लॉक की कि किसने कितना पैसा कहाँ लगाया, कितना पैसा कौन से काम में दिया। वो एक फ़ाइल बन के आती थी डेरे में, और वो फाइल हजूर पिताजी के पास भी जाया करती। और उस फाइल के हिसाब से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th ऐसे जनवरी में, अप्रैल में, अगस्त में ऐसे अलग अलग टाइम पे वो अवार्ड दिए जाते, मेडल दिए जाती, ट्रॉफियाँ दी जाती थी। लेकिन 25 अगस्त 17 के बाद 2017 की आगे कोई फ़ाइल बनी ही नहीं।
फ़ाइल इसलिए नहीं बनी क्योंकि अगर वो फ़ाइल बनती तो ब्लॉक के पास भी उसका सबूत रहता, साथ संगत के पास भी सबूत रहता और डेरे में भी एक तरह का सबूत आ जाता। और जितने लोगों वो फ़ाइल पढ़ते हैं, जो चेक करते हैं, सबके पास सबूत रहता या जानकारी रहती। तो सबसे पहले क्या किया एडम ब्लॉक ने, फ़ाइलें बनवाना बंद कर दिया। उसके बाद जो पैसा लिया वो कैश में लिया, उसका हिसाब नहीं दिया। अभी लिखित में कोई रिसीविंग, कोई रसीद दी ही नहीं। ये सारा पैसा इसलिए लिया गया। इसके बाद बीच बीच में पिताजी की ज़मानत करानी है, इसके लिए पैसा दो, पैरोल करानी है, इसके लिए पैसा दो, कोर्ट में ये मसला खड़ा हो गया, इसके लिए पैसा दो। मतलब अलग अलग तरीके से पैसा इकट्ठा करते चले गए, लेकिन ना तो कभी वो वकील आए, ना ही कभी वो पैसा इस्तेमाल हुआ। बोले पिताजी आने वाले हैं, अभी आपको हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने हैं, उसके लिए भी पैसा दो। अब वो ना तो कोई हेलीकॉप्टर आया, ना फूल बरसाने की बात हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो सारा पैसा बार बार इकट्ठा होता चला गया और इकट्ठा करते गए, लेकिन वो पैसा कभी दिखा तो है ही नहीं। ना तो कोई अच्छा सा वकील आया, ना कुछ हुआ। वकील के नाम पे आपको कौन मिला है? वकील के नाम पे 3 वकील मोस्टली आपको दिखाई देंगे। वो कौन कौन से वकील हैं? एक वकील मिलता है गुरदास सरवारा। गुरदास सरवारा पिताजी का रिश्ते में क्या लगता है, पिताजी के साले का लड़का लगता है, तो जसमीत बाई के मामा, सगे मामा का लड़का। तो अब ये तो है नहीं भी ये करोड़ों रुपया फीस लेगा पिताजी से। पहली बात तो इसके पास कोई केस ही नहीं है, इसको कोई केस दे के राजी नहीं, क्योंकि इसने आज तक कोई ढंग से ना तो केस लड़ा है। सिफारिश के तौर पे इलेक्शन में बीजेपी को समर्थन दिया था, उसके बदले में इसको अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल की नौकरी दिलवा दी, और वो भी उन्होंने 2017 में इसको जैसी काम निकल गया इन्होंने लात मार के बाहर किया। अब कोई केस है ही नहीं तो लड़ेगा कैसे? तो वकालत तो उसको आती नहीं, बस ये है कि जुगाड़ है। दूसरा वकील है हरीश छाबड़ा। हरीश छाबड़ा सिरसा बार का वकील है, और सिरसा बार में उसका कोई चैम्बर ही नहीं है। हमने पता किया अभी सिरसा बार में, चलो कोई अच्छा वकील हो पता लगे, तो कोई सिरसा बार में भी कोई उस वकील को नहीं जानता है। वो वकील है जी जिसके नाम पे आपसे करोड़ों रुपया लिया गया। तीसरा एक वकील है जो आजकल प्रवक्ता बना घूम रहा है। इस वकील के घर वालों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, और उसके बाद पता नहीं क्लास लगाई कि नहीं लगाई, लेकिन कॉलेज वाले कहते हैं जी हमारे कॉलेज में तो कभी दिखाई नहीं दिया, ना कोई उसका क्लासमेट था, ना उसका कोई कोर्स था, लेकिन उसको बैठे बैठाए वकालत की डिग्री मिल गई बिना कॉलेज जाए, जैसा लोग बताते हैं। और उसके बाद वो हाई कोर्ट का वकील बन गया। मतलब उसने पहला ही केस ऐसा लिया जिसमें उसको करोड़ों रुपया फीस मिल रही है। अब ये 3 वकील हैं जिनके नाम से आपसे करोड़ों रुपया लिया जाता है, और कोई वकील नहीं है। बाकी जो वकील हैं वो पेशी दर पेशी पेश होते हैं, जिनकी कीमत 25 से 50 हज़ार तक होती है मैक्सिमम। अगर कोई बहुत बड़ा वकील आता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 लाख रुपया ले लेता है, और मुश्किल से 2 या 3 मिनट उसे बहस करनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये सिलसिला 2018 तक चला। उसके बाद 2019 में आते आते हनीप्रीत का पूरा गिरोह ये बाहर आ गया। अब इन्होंने नए पैटर्न चलाए। इन्होंने क्या किया, कभी पत्ते में दर्शन कराएंगे, कभी लाइट में दर्शन कराएंगे, कभी कुछ कराएंगे। इन्होंने सिलसिला शुरू किया चिट्ठियों का, संदेशों का। अभी पिताजी के नाम से ये संदेश, ये चिट्ठी, ये प्रसाद, इन्होंने ये ड्रामा शुरू किया। हालांकि उनके आने से पहले बहुत छोटे स्केल पे था, लेकिन क्या है अभी इनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है ठगी मारने का। इन्होंने बड़े स्केल पे ये काम शुरू किया। अभी पिताजी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। ऐसे लोगों को कहा भी जो उनको पता है भी ये पैसा दे सकते हैं, उनको उनके रिश्ते कराने शुरू कर दिए। भाई पिताजी से आपका रिश्ता मंजूर हो गया, इतना पैसा लगा, पुलिस को, कोर्ट को, उसको क्या कहते हैं, जेल कर्मचारियों को पैसा दिया, ये सब कुछ हुआ। तो इस तरह से रिश्ते कराने शुरू कर दिए। जिनके हुए थे उन्हें तुड़वाने शुरू कर दिए। मतलब ये सारा सिस्टम चलाया, और बीच में पैसा घूमता रहा। फिर इन्होंने भी 1 दिन की पैरोल दिला दो, माताजी के बीमार होने का के नाम पे पैरोल दिला दो, फिर वहाँ रिजॉर्ट में ले गए जी, फिर मेडिकल इलाज के नाम पे। मतलब हर वो तरीका कि पिताजी को दुखी दिखा दिया, शाही परिवार को दुखी दिखा दिया और पैसा ले लिया। शाही परिवार के नाम से ऐसा नहीं, पैसा शुरुआत से ही इकट्ठा हो रहा था। कैसे इकट्ठा हो रहा है, एक जानकारी हमारे पास आई। बोला शाही परिवार ने तो जी 1 ट्रक भर के रजाइयाँ भेजी हैं। ये जानकारियाँ हमारे पास आई, रजाइयाँ भेजी हैं वहाँ पे सुनारिया जेल में। क्यों? क्योंकि पिताजी के जब कहते जी पिताजी को सहूलियत के तौर पे जब रजाई दी गई सर्दी में, तो पिताजी बोले मैं अकेला रजाई नहीं लूँगा, सारे कैदियों को रजाई लेके आओ। तो शाही परिवार ट्रक भर के रजाइयाँ लेकर गया। अजीब है। और शाही परिवार से पूछा, बोले हम तो कभी रजाई नहीं लेकर गए। और ये बात कोई और नहीं है, ये 45 मेंबर एडम ब्लॉक वाले जा के ब्लॉकों में बता रहे थे। और उसके बाद धीरे धीरे भी शाही परिवार का सोना, एक वीडियो आप देख रहे हैं, उस वीडियो में वो लेडी बोल रही है कि परिवार का सोना वो ला कर दे सकती है। ये गोपनीय बात है, वो ऐसे बोल रही है भी, ये हर किसी को नहीं बता सकते, लेकिन वो सोना गिरवी रखा हुआ है।
तो ये शाही परिवार का सोना गिरवी रखा। अब शाही परिवार से बोला भी आपने सोना गिरवी रखा, बोला नहीं हमने तो कोई गिरवी नहीं रखा। बोला हमारे पास ज़मीन है, सब कुछ, अगर गिरवी रखना होगा तो हम ज़मीन रख देंगे, गहने क्यों गिरवी रखेंगे। तो लेकिन ये गहने गिरवी रखे हुए थे। और अजीब है, क्योंकि क्या है कि किसी ने इज्जत कमाई हो तो उन्हें पता हो कि स्वाभिमान नाम की चीज़ क्या होती है। लेकिन क्या है कि बेशर्म होकर सब कुछ बोला गया। उसके बाद जहाँ कोई पैसा नहीं देता था वहाँ क्या करते थे, वहाँ रोना शुरू कर देते थे। और इस तरह से रोते थे, इतनी बुरी तरह रोना शुरू कर देते थे अभी बंदा इमोशनल होकर देते यार भी कितने तड़प रहे हैं ये पिताजी को बाहर लाने के लिए। धीरे धीरे क्या है कि 2020 में जब हमने बोलना शुरू किया, उसके बाद चिट्ठियाँ, जब हम तब तक तो कोई बोल नहीं रहा था, 2020 में जब हमने बोलना शुरू किया, जब पहला लॉकडाउन लगा, तब सोचा भी अब बोलने से बात नहीं बनेगी, अब चिट्ठियाँ उतार देते हैं बाज़ार में। तो पिताजी के नाम से चिट्ठियाँ उतार दी ताकि ये लगे भी ये चिट्ठियाँ सही हैं। फिर मैंने बोलना शुरू किया तो मेरे पास काजू ये लेके सब कुछ, काजू बादाम वगैरह सब लेके, प्रसाद भी आपको पिताजी ने प्रसाद भेजा है और आपको ये आदेश दिया है, ये मुझे कहने आए एडम ब्लॉक की तरफ से लोग भी आप चुप हो जाओ, आपने फेसबुक पे नहीं बोलना है। जब ये पैंतरा उनका काम नहीं किया, फिर दूसरा पैंतरा खेला गया, बोला भी आपको एडम ब्लॉक में कौन सी पोस्ट चाहिए, हम आपको वो पोस्ट दे देंगे। तो एडम ब्लॉक की तरफ से हम आपके पास आए हैं। जब ये पैंतरा भी काम नहीं किया, फिर तीसरा पैंतरा क्या हुआ कि डराने आ गए बंदूक लेके, भैया आपको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर ये ड्रामा करना है। जब ये पैंतरा इस्तेमाल नहीं हुआ तो 2-4 लड़कियों को तैयार कर लिया कि मरीज़ बना बना के भेज दो और इनसे दोस्ती करो और उसके बाद इनको फर्जी केसों में फंसाओ। फिर वो पैंतरा भी इनका कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद सीधा धमकाने मारने पीटने पे आ गए और गोली चलाने। फिर एक आधे व्यक्ति पे तो हमारे गोली भी चला दी। छोटा बच्चे, किसी का छोटा बच्चा था, हमारी टीम का सदस्य था, उसके बच्चे पे गोली चला दी। तो किसी के ऊपर जानलेवा किसी का गला घोट के मारने की कोशिश की, किसी की कमर तोड़ दी। तो ये सब चीज़ें करने लगे। तो ये पैटर्न चल रहा है। और अब मौजूदा सिचुएशन क्या है, अभी क्या, जैसे ही ये चिट्ठी निकली, अभी हर व्यक्ति तो ट्विटर नहीं चलाता है, तो गांव में मैसेज क्या दिया जा रहा है, बोले तो फर्जी मैसेज है, किसी शरारती तत्व ने वायरल कर दिया। शाही परिवार भला अपना फ़ोन नंबर क्यों देगा, इस फ़ोन नंबर को किसी ने कुछ नहीं करना है, तो फर्जी है ये किसी, क्योंकि वो ट्रू कॉलर पे किसी और का नाम बताता है। उस फ़ोन नंबर पे आप देखेंगे कोई अनमोल नाम आपको ट्रू कॉलर पे दिखाई देगा। तो वो कहते हैं भी ये तो किसी अनमोल नाम के बंदे का है, भी शाही परिवार का फ़ोन नंबर ही नहीं है, बेशक से आप ट्रू कॉलर पे चेक कर लो, ये किसी शरारती तत्वों ने कर रखा है, ये मैसेज सही नहीं है, ये फेक है। जो ऑफिशियल मैसेज आएगा वो सच कहूँ मैं आपको दे दिया जाएगा। तो अब ये दूसरा क्या है, भी जो थोड़े समझदार लोग हैं, जो मतलब ट्विटर फेसबुक वगैरह खुद चलाते हैं या खुद थोड़ा बहुत जागरूक लोग हैं, उन्होंने देख लिया अब ये मैसेज तो भैया शाही परिवार ने ट्विटर से रीट्वीट किया, इसका मतलब शाही परिवार इस पर मोहर लगा रहा है। इसके बाद जैसे जैसे खबरों का सिलसिला आ रहा है, वो सबसे समझ आ रहा है कि वाकई में शाही परिवार ने ये मैसेज जारी किया है। अब उनको क्या बोला जा रहा है, भी ये शाही परिवार ने मैसेज जारी किया है, भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट पैसा मांग रहा है शाही परिवार के नाम पे। तो अगर फेथ वर्सेस वर्डिक्ट पैसा मांग रहा है शाही परिवार के नाम से, जो जिसने पैसा दिया हो ऐसी तरह से, उनके पास वो फ़ोन नंबर है, तो आप उस फ़ोन नंबर पे जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने बोला है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, वो करें, साबित करें भी हमने पैसा लिया है। लेकिन क्या है कि अब क्या कहते हैं भी, दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, जब एडम ब्लॉक ने खुद ही स्वीकार कर लिया है भी ये मैसेज हमारे लिए दिया गया, मतलब उनके लिए दिया गया है, तो अब तो कोई शक शोभा ही नहीं रहेगी। तो अब क्या है कि बोल रहे हैं इस पर मैसेज नहीं करना है, फेक है, ये है, वो है। तो अब सब मसला ये कि जब हम बोल रहे थे भी शाही परिवार कुछ नहीं कर रहा, तब यही एडम ब्लॉक के लोग साथ संगत में जाकर बोल रहे हैं भी शाही परिवार को ये लोग गलत बोलते हैं, शाही परिवार तो इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है, पिताजी के लिए दिन रात एक किया हुआ है, उनको बहुत पैसे की ज़रूरत है, तब तो तुम शाही परिवार के नाम से पैसा मांग रहे थे। आज जब शाही परिवार ने बोल दिया हमने तो पैसा लिया ही नहीं, तो अब आप बोल रहे हो कि शाही परिवार ही गलत है, वो तो भाग रहा है विदेश, और अब वो ऐसे ड्रामा कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर कोई केस ना आ जाए। और असल में शाही परिवार ने ही सारा पैसा गबन कर लिया, फिर जो पैसा साथ संगत ने दिया वो पिताजी के केस में तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। तो अगर इस्तेमाल हुआ ही नहीं तो फिर वो दावे कहाँ चले गए जो ये बोलते थे कि सेटिंग में इस्तेमाल हुआ, ये जेल के कर्मचारियों को पैसा दिया गया, ये पुलिस को पैसा दिया गया, ये कोर्ट को दिया गया, वो दावे कहाँ चले गए? ये फूल बरसाने के, हेलीकॉप्टर बुक करने के पैसे कहाँ चले गए? और ये इतने जो सिस्टम चला रखे हैं, फ़िलहाल मौके पे क्या है, अभी जगह जगह मैरिज पैलेस बुक कर रखे हैं, वहाँ अंदर से ताले लगा लिए जाते हैं, फ़ोन छीन लिए जाते हैं, और उसके बाद मीटिंग की जाती है और फिर बोलते हैं, पहले तो ये कह कर बुलाया जाता है भी बहुत ख़ास तरह की खुशी है,
और ये खुशी आपको बतानी है, आप सब ने सिर्फ खास लोगों ने आना है। अब ये खास और आम का सर्टिफिकेट कैसा है, अगर आपकी जेब में पैसा है तो ही आप खास हैं, अगर आप गरीब घर से हैं तो आप खास हो ही नहीं सकते। मतलब वो बोलते हैं विश्वासी सत्संगियों को बुलाया है। ये विश्वासी सत्संगी किसे बोलते हैं, जिनकी जेब में देने के लिए पैसा है। अब ये कैसा है कि जो गांव के शहरों के ब्लॉक बंगीदास हैं, उनको अक्सर अपने इलाके के बंदों का पता होता है, अभी इस बंदे के पास कितने प्लॉट हैं, इसकी कितनी ज़मीन है, इसकी रिटायरमेंट हुई है, इसको पीएफ का फ़ंड मिला है, इसको ये वाला एरियर मिला है, इसको ये सब मिला है। उनको अक्सर आम संगत में जानकारी होती है। तो ऐसे ऐसे जो ब्लॉक लेवल के जिम्मेवार हैं, ये सारी जानकारियाँ इकट्ठी करके 45 मेंबरों को देते हैं, और फिर वो 45 मेंबर उनको तरीके से एक मैसेज घड़ के देते हैं भी ऐसे ऐसे लोगों को छांट के बुला लो और बोलो भी पिताजी ने आपके लिए स्पेशल प्रसाद भेजा है। तो पहले लेवल 1 का प्रसाद घर पे भिजवा देते हैं, लेवल 2 का प्रसाद फिर उनको स्पेशल बुला के दिया जाता है, फिर लेवल 3 पे उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। आज भी क्या एडम ब्लॉक में लोग आगे 5-5 लाख रुपया कैश जमा करवा रहे हैं, लेकिन उनको कोई रसीद कच्ची पक्की कोई नहीं दी जाती। तो फिर ये पैसा 133 कौन सा भलाई कार्य किया जा रहा है उस पैसे से, समझ नहीं आ रहा है। कितने लोग तो हमें बोल देते हैं, अभी कल परसों हमने एक लाइव किया, उस पर किसी ने कमेंट लिखा कि मेरा फादर 45 साल की उम्र में मारा गया पंचकुला में और मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरी मदद करो। तो अब ये व्यक्ति जो है, जो पंचकुला में जिसके फादर गुजर गए, तो उसकी मदद करने के लिए पैसा नहीं है। तो फिर ये पैसा जो इकट्ठा हो रहा है वो जा कहाँ रहा है? ना तो ब्लॉक की फाइल बन रही है, ना कोई ब्लॉक के अंदर वो पैसा खर्च हो रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा। जो आप नाम चर्चाओं में देख रहे हैं मकान बना के दिए जा रहे हैं, ये तो ब्लॉक अपने स्तर पे कर रहा है, लेकिन जो पैसा 45 मेंबर आए दिन इकट्ठा कर रहे हैं वो पैसा तो नहीं ब्लॉक में लग रहा। ना तो वो ये बता रहे हैं वो पैसा किसके कहने पे लेने आए, वो सिर्फ इतना बोलते हैं भी शाही परिवार कंगाल हो गया है और पैसा दो। अभी क्या है कि हुआ ये कि जब पिताजी जेल गए तो शाही परिवार ने गहने पहनना बंद कर दिया, मतलब गले में चेन वगैरह या उस तरह के गहने पहनना बंद कर दिया। अभी सजना संवरना किसके लिए है? अभी उनके फादर जो है वो जेल में है। अभी क्या उनकी वो तस्वीरें दिखाई गई उस समय पे भी, देखो जी इनको इन्होंने सारे गहने तो गिरवी रख दिए, इनके पास तो पहनने के लिए गहने भी नहीं बचे। जब उस तरह की तस्वीरें दिखाई गई, और क्या है कि अब क्योंकि क्या है कि जब कोई भी एक ख़ानदानी या अच्छा घर जो होता है वो हमेशा ये चाहेगा भी हमारे घर की बहू बिना उसका खाली गला नहीं होना चाहिए, उसकी कलाई खाली नहीं होनी चाहिए, एक रिवाज है भारतीय संस्कृति में। तो जब उन्होंने देखा भी नहीं तो पिताजी के घर की जो पुत्र वधू है तो जेवर पहने ही नहीं, तो उनको लगा भी नहीं ये तो गलत हो गया भी, पिताजी के घर की पुत्र वधू के गले में जेवर नहीं है, इसका मतलब सच में गिरवी रख दिए गए। उन्होंने लोगों ने दिल खोल कर पैसा दिया। आज जब शाही परिवार बोल रहा है भी हमने तो पैसा मांगा ही नहीं कभी, हमने तो लिया ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो अब एडम लोग को लगा अब क्या करें? तो बोला भी मैसेज ही झूठा है, अभी शाही परिवार ही गलत है, अभी इन्होंने पैसा खा लिया। अभी आपको ध्यान हो भी कुछ लोगों ने फेसबुक पे भी थोड़े टाइम पहले भी मैसेज शेयर किया, और उसमें क्या लिखा कि भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम आदरणीय समझते थे, लेकिन वो लोग संगत से पैसा लूटने में नाकामयाब रहे, इसलिए वो कुछ भी ऐसी चाल चल सकते हैं, और एक चाल वो चल चुके हैं। हमने उसके बारे में पोस्ट भी लिखा कि जिसकी वो एक चाल चलने की बात कर रहे हैं वो बहन अमरप्रीत का वीडियो है, जो घर से जा रही हैं तब का वीडियो है। उसके बाद बोले दूसरी चाल चल सकते हैं, मतलब ये बताओ कि एक मतलब कह लो भी पंजी दुखी का आदमी जो छोटी मोटी दुकान चला रहा है, उसको कैसे पता है भी शाही परिवार के स्तर पे क्या गतिविधि चल रही है? भी वो तो ना तो कभी डेरे आता है, वो क्या है भी उसको लगता है भी मेरी जो घरवाली है भी ये कटरीना कैफ है, इसके साथ मैं फ़ोटो खिंचा के सुपर हिट दिखूँगा और पता नहीं कितना मैं ग्लैमर बिखेर दूंगा अपने फेसबुक अकाउंट पे, उसमें 4 लाइक्स मेरे को मिल जाएंगे। वो व्यक्ति बोल रहा है भी शाही परिवार के स्तर पे इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं भी, तब जब ना तो वो किसी समिति का सदस्य है ना कुछ, उसको सिर्फ कुछ नहीं है नौटंकी करके फेसबुक से पैसा निकालना है और कुछ नहीं है। लेकिन क्यों? वो आदमी क्या है? क्योंकि उनको पैसा दिया जाता है ये काम करने का। अभी क्या है कि आप जो OBD सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आपको रोज़ एक कॉल आता होगा, 20-30 सेकंड के लिए हजूर पिताजी के वचन सुनाए जाते हैं, वो उस कॉल का जो आप पैसा भर रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा वो IT सेल को जाता है, और ये उस IT सेल, वो आप बोल रहे हैं भी पैसा IT वालों को नहीं मिलता है। आप यकीन मानिए डेरा में जो IT विंग के प्रबंधक बने हुए हैं उनकी लाख रुपए तनख्वाह है, उनको 15-15 लाख की गाड़ी दे रखी है, रहने के लिए मकान दिया हुआ है भी। आखिर ये इतना 1-1 लाख रुपए की तनख्वाह किस काम के लिए दी जा रही है? ये सिर्फ एक प्रोफाइल बिल्डअप के लिए दी जाती है भी आपको IT विंग को कैसे हनीप्रीत का और एडम ब्लॉक का प्रोफाइल बिल्डअप करना है। और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हजूर पिताजी के माता जी क्यों ना हो,
उनका भी प्रोफाइल आपको ख़त्म कर देना अगर वो हमारे खिलाफ़ कुछ भी बोले। तो ये सारे प्रोफाइल का जो पैसा आप ओबीडी सर्विस के ज़रिए दे रहे हैं वो इस काम में इस्तेमाल हो रहा है। और जितने भी पिताजी के फ़र्जी संदेश बना के, अभी कल परसों एक पता नहीं बिना सिर पैर की एक अरदास बनाई है। और अजीब ये है कि जो लोग ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले पाठी कहे गए, मतलब जिनको पिताजी बराबर अपनी स्टेज पे बैठाते रहे भी ये पाठी हैं, ग्रंथों का ज्ञान रखते हैं, उन लोगों को रूहानियत की रत्ती भर नॉलेज नहीं है। शायद तभी उनको स्टेज से उतरवा दिया गया भी जिनको अकल तो है नहीं, किताब ढंग से पढ़ नहीं सकते और अपने आप को रूहानियत का ज्ञाता बोलते हैं, तो उनको हटा दिया गया जब पाठी की पोस्ट से। वो लोग आपको अरदास सुना रहे हैं, कौन सी? मनमते, जो संतों की बनाई अरदास को नहीं बोलना है आपने। क्यों? क्योंकि वो मंजूर हो जाएगी। आपने वो अरदास बोलनी है जो हनीप्रीत बना के देगी, या फिर जो हनीप्रीत की जो सरगना है जो एडम ब्लॉक में बैठी है, जिसके इशारों पे हनीप्रीत नाचती है, वो बना के देगी, तो आपने वो अरदास बोलनी है। ये वो लोग हैं जो डेरे में सालों साल पिताजी के बराबर स्टेज होस्ट करते रहे, और इनको आप लोगों को लगता है भी इनको नहीं, इनको तो रूहानियत का ज्ञान होगा। ऐसा ज्ञान है भी जो संत के वचन ना मानने की प्रेरणा देने वाले बंदे तो ज्ञानवान हैं। और ये लोग पिताजी की जो आप संगत चिट्ठियाँ लिखते थे, ये लोग उनका जवाब लिख के आपको भेजते थे, तो अंदाज़ा लगाओ भी कैसे कैसे गधे भर्ती किए हुए हैं। और अभी क्या है कि अब ऐसे लोगों की बात अगर सुन के चले तो कहाँ पहुँचेंगे मालूम नहीं। हाँ, आज दिन में भी हमारी चर्चा थी किसी से, लोग समझ रहे कि भाई सामाजिक आध्यात्मिक ये सब पहलू हैं क्या। छोटी सी चीज़ आपको बताते हैं क्या है कि एक नाम नहीं लेते हैं किसी का, एक संगठन है, वो संगठन सबको शिक्षा देता था, शिक्षा दे रहा था, और वो धर्म के नाम पे लूटने लगा। जब लूटने लगा तो कुछ लोग बागी हो गए, भैया ये तो यार धर्म की शिक्षा है नहीं, ये तो धर्म के नाम पे लूट रहे हैं सारे जो, क्योंकि सिस्टम के जब अंदर घुस गए तो दिखने लगा। जो ईमानदार थे वो अलग हो गए, जो ईमानदार का कुछ ग्रुप अलग हो गया। जब वो ग्रुप अलग हुआ तो दूसरे ग्रुप ने पकड़ लिया उसे, बोला जी मैं ईमानदार ग्रुप का सरगना हूँ, मेरे ग्रुप में आ जाओ। तो वो दूसरे ग्रुप में जाके शामिल हो गए। दूसरे ग्रुप ने उन्होंने बोला भी क्यों ना आप अपना अलग संगठन बना लेते हैं, इनको छोड़ो अलग। तो दूसरे ग्रुप ने अलग संगठन बनाया। धीरे धीरे क्या हुआ, अब एक ग्रुप जो अपने आप को कथित ईमानदार बोलता था वो अलग हो गया, जो बेईमान था वो अलग हो गया। एक स्टेज ऐसी आई कि जो बेईमान वाला था उसने ईमानदार ग्रुप, जो हालांकि ईमानदार था नहीं, ईमानदार ग्रुप ने बेईमान ग्रुप का इस्तेमाल करते हुए ईमानदार ग्रुप ने पैसा कमाना शुरू किया। किससे? बेईमान लोगों से। कैसे? भी आपको इस बेईमान ग्रुप के आसरे आपको विदेशों में भेजेंगे, वहाँ से आपको पीआर दिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो इस तरह से पैसा कमाया। एक स्टेज ऐसी आई है आज, मतलब आज के दिनों में, वो बेईमान और ईमानदार ग्रुप वाले को जो सरगना थे वो एक हो गए। अब जो ईमानदार एक्चुअल में थे वो असमंजस में पड़ गए, भी यार हम कहाँ जाएं, हमारा कोई वाली वारिस ही नहीं। और जिन ईमानदार और बेईमान के पीछे लग के उन्होंने सारे उल्टे कामों में साथ दे दिया। मतलब क्या, उनको लगा नहीं यहाँ भी पैसा दो, ये ईमानदार उन्होंने ईमानदार को पैसा दिया, बेईमान उन्होंने बेईमान को दिया। हालांकि थे दोनों ही बेईमान, पीछे से दोनों एक थे। इसी तरह कुछ एडम ब्लॉक करता है। जब आप एडम ब्लॉक की आपके एक किसी की लड़ाई हो जाती है, बोलो जी हमारी PR9 से लड़ाई हो गई, तो एडम ब्लॉक का ही एक हिस्सा आपके सामने ईमानदार बन के पेश आ जाएगा। बोला नहीं ये बंदा तो बेकार है, आप मेरे पास आओ, वो आपके साथ वो जुड़ जाएगा। ऐसे क्या किया हुआ है संगत ने, हर एक व्यक्ति का गिरोह बना हुआ है। एडम ब्लॉक में, सत ब्रह्मचारियों में, गुरु ब्रह्मचारियों में, हर एक के पीछे एक चेन चल रही है। हर एक व्यक्ति ने अपना खसम बना रखा है कि भैया ये सत ब्रह्मचारी है, गुरु ब्रह्मचारी मेरे को सही जानकारी देगा। और ऐसे करते करते सब बटे हुए हैं, लेकिन अंदर खाते ये सारे एक ही चेन के हिस्सा है। और जब क्या है, जब आप किसी के खिलाफ उठ जाओगे, जब आप एक किसी के खिलाफ, मान लो आपको पता लग गया भी PR9 गलत है, आपने क्या किया, मान लो राकेश जुड़वा को फ़ोन किया भी PR9 ये गलत कर रहा है। राकेश जुड़वा आपके सामने ईमानदार बन के पेश आ रहा है। अचानक से अगर आप यही बात संगत में बोलने लगोगे तो वही राकेश जुड़वा आपका दुश्मन हो जाएगा। क्यों? तब आपको पता चलेगा भी राकेश जुड़वा और PR9 तो एक है, मिले हुए हैं। लेकिन जब तक आप राकेश जुड़वा कोई कहानी सुना रहे हो तब तक ठीक है, जैसे ही आपने ओपन की तब आपके सारे दुश्मन हो जाएंगे। यही चीज़ों में जाल में मैं भी फंसा, और मुझे लगता रहा मैं भी PR9 के साथ रहा। मुझे दिखता था भी, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी इस काम की और हजूर पिताजी की तरफ से ही लगाई गई थी, मुझे दिखता था भी ये लोग गलत कर रहे हैं, और मैं ये जानकारी पिताजी तक पहुंचाता था। मुझे, क्योंकि मेरी ड्यूटी डॉक्टर PR9 के साथ रहती थी, और जब मैं डॉक्टर PR9 को जानकारी देता भी ये लोग गलत कर रहे हैं तो आप पिताजी को जानकारी दो, तो डॉक्टर PR9 उस जानकारी को दबा लेते और पिताजी तक वो जानकारी पहुंचने नहीं देते। लेकिन जब मुझे मौका मिलता
क्योंकि हम तो यहाँ पुराने बचपन से पढ़े हुए थे, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के पहुँच ही जाते या संदेश अपना पहुँचा देते थे। तो हम पिताजी तक वो जानकारी बच्चों में कैसे भी करके वो जानकारी किसी भी तरह पिताजी तक पहुँचा देते। ये चीज़ें जब चलने लगी तो उन्होंने हमारे को लगा भी यार ये तो हमारे विरुद्ध हो गया, तो हम बागी हो गए उनकी निगाह में भी, ये तो भैया एडम ब्लॉक के खिलाफ ही काम करने लगे। तो तरीके से फिर बोला जी नौकरी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। और फिर ये इतने घटिया लोग हैं, सिर्फ यहाँ तक नहीं ख़त्म होते हैं, एंड तक जाते हैं, मतलब आपको सड़क पे लाने तक का पूरा काम करते हैं। उन्हें खुद के घर में देख लो, खुद के घर के लोग भाग के भाग के अपने से छोटी बिरादरी कह लो या उन बिरादरियों के लोगों से जाके शादियाँ करते हैं जिन बिरादरियों से ये डेरे में नफ़रत करते हैं, उन्हीं की लड़कियां भगा के इन्होंने शादियां की हुई हैं। इनके घर की लड़कियां भी भाग रही हैं, लड़के भी भाग रहे हैं, और बाद में जैसे भी करके इनको सेटलमेंट करना पड़ रहा है। और उसके बाद ना वो पिताजी को मानते हैं, ना वो डेरे को मानते हैं, ना वो 3 परहेज मानते हैं। इस तरह के लोग हैं। अब ऐसे लोगों को, ये लोग हमारे प्रबंधक बने हुए हैं, आज ये बोलते हैं नहीं जी हम तो पूरे ईमानदार हैं, हमने तो 133 भलाई कार्यों के लिए पैसा इकट्ठा किया है। अब कल मैंने बोल दिया भी जी ये प्रवक्ता तो बोले नहीं, तो आज एक प्रवक्ता उतर आया। अब उस प्रवक्ता से पूछ ले भी, अगर वही प्रवक्ता, बाकियों को तो छोड़ो, जिन चोरों की वो पैरवी कर रहा है उनको छोड़िए, उस प्रवक्ता को बोलो भी 2017 से लेके 2022 आ गया है भी, तो अपने बैंक अकाउंट की बैलेंस शीट दिखा सकता है। ओपन चैलेंज करते हैं हम कि आप ओपन क्वेश्चन है ये कि क्या वो प्रवक्ता 2017 से लेकर 17 और 18 की है, बाकी तो छोड़ ही दीजिए, 2017-18 की अपने अकाउंट की वो बैलेंस शीट दिखा सकता है? क्या वो बता सकता है कि उसके अकाउंट में इतना पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, उसने कैसे कमाया? भी कौन सा बिजनेस था अभी जब आदमी सरकारी नौकरियाँ छोड़ के करोड़पति बनता है? मतलब एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, लोअर मिडिल क्लास है, जैसे तैसे रोद हो के उनके घर में किसी को सरकारी नौकरी मिली, लेकिन पिताजी के जेल जाने के बाद वो बंदा सरकारी नौकरियां भी छोड़ देता है, कोई उसके पास काम धंधा नहीं होता, कैसे जुगाड़ लगा के वो वकालत की डिग्री भी ले लेता है, और फिर वो करोड़पति भी बन जाता है। फिर वो 50-50 लाख की गाड़ी चलाते हुए क्या कहते हैं भी इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाल देते हैं भी 55 लाख की गाड़ियाँ भी, देखो जी हम इस लेवल की गाड़ियाँ चलाते हैं। और संगत के दिए हुए मकानों में रह के, कोठियाँ बंगलों में पूरा 4-4 नौकर रख के रहते हैं। क्यों? सेवा में गए व्यक्ति को तो 1 रोटी या 2 रोटी देने का है, संगत के घर से खानी है आपने, नाम चर्चा घर से, तो फिर ये करोड़ों रुपये आपको क्यों चाहिए? इसका हिसाब आप ही दे दो प्रवक्ता महोदय। बाकी तो जिनकी पैरवी कर रहे हो वो तो बड़े वाले चोर है, आप तो चोर नहीं है ना, आप तो ईमानदार हैं। आप अपना हिसाब दे दीजिए, उन लोगों का भी हिसाब दीजिए जो पेट्रोल पंप पे चोरी करते पकड़े गए थे। आप तो अच्छी खासी जान पहचान रखते होंगे, डेरे में भी कौन सा व्यक्ति पेट्रोल पंप पे चोरी करता पकड़ा गया था, उनकी जानकारी भी दे दो। और आप ये भी जानकारी दो भी उस पेट्रोल पंप का जो ऑनर था अमरीक सिंह, वो मोड़ मंडी बॉम्ब ब्लास्ट का मेन एक्यूज है, मुख्य आरोपी है, वो जानकारी भी दो। तो क्या पेट्रोल पंप पे पैसा चोरी करने वाला मोड़ ब्लास्ट में आरोपी नहीं होगा? मतलब आप ये सारी चीज़ों की जानकारी फिर देने ही लगे हो तो अच्छी तरह दो ना, पता तो चलना चाहिए ना भी, आपकी असलियत भी पता हो लोगों को भी। जो प्रवक्ता ही चोरों की पैरवी कर रहा है, वो प्रवक्ता खुद कितना ईमानदार है, और वो अपनी ईमानदारी का तो सबूत दो ना भी। आपने कैसे डिग्री करी है, कॉलेज में बिना जाए आपको कैसे डिग्री मिल गई रेगुलर कोर्स की, और डिग्री करते सर आपको पिताजी का केस किसने सौंप दिया? जब आपके पास एक सिंगल लेबर कोर्ट तक में खड़े होने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको हाई कोर्ट का एडवोकेट किसने बना दिया? और फिर हाई कोर्ट के एडवोकेट के पास आपके पास 50-55 लाख की गाड़ियों की वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए गाड़ियां आपको कौन दे रहा है? ये 55 लाख की गाड़ियां, इसका भी तो हिसाब किताब देना चाहिए ना। मेरे पास गाड़ी है तो मेरे पास हिसाब है कि मैं पैसा कैसे कमाता हूँ, कैसे चलाता हूँ। हम तो लोगों से पैसा नहीं मांग रहे ना, आप जिनकी पैरवी कर रहे हो वो तो करोड़ों रुपया मांग चुके हैं, करोड़ों छोड़ो अरबों खरबों रुपया, करोड़ों नहीं है। एक जगह पे हमारे पास वीडियो है आपकी सीनियर वाइस चेयरमैन शोभा गोरा का, वो क्लियर बोल रही है उस वीडियो में कि हम अकाउंट में पैसा नहीं ले सकते, हमें कैश में पैसा चाहिए सिर्फ। तो पूरा वीडियो 30 मिनट का वीडियो, और एडम ब्लॉक के उन्हीं के ऑफिस का वीडियो है। आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कभी कोर्ट में वो भी पहुंचाएंगे, फिक्र मत करो। और भी कई लोगों के वीडियो हैं में किस किस तरह से पैसा शाही परिवार के नाम पे मांगा गया। एक लड़की का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो भी एडम ब्लॉक की सदस्य है, और अभी तो वो लड़की आपको दिख रही है। उसके अलावा और लोगों का वीडियो भी है जिसमें 45 मेंबर है। ग्रीनेस जो विंग के महिला जिम्मेवार है, पुरुष जिम्मेवार हैं, सब गए। किस किस से भागोगे, किस किस को ठुकराओगे? अभी क्या है कि 45 मेंबरों हो गए हैं बलि के बकरे। कैसे? क्योंकि एडम ब्लॉक के पास क्या है, जब एडम ब्लॉक फंसने लगेगा तो वो क्या बोलेगा
भैया ये लड़की तो एडम ब्लॉक की है नहीं, ये जिसका वीडियो आ गया तो 45 मेंबर ही नहीं है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अभी पैसा करोड़ों रुपया लिया 45 मेंबरों ने, गवाही देगी सात संगत, फंसेगा कौन? 45 मेंबर, क्योंकि एडम ब्लॉक तो डिसाउंड कर देंगे। आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है अभी आप 45 मेंबर हो? तो क्या है कि हमारे जैसे आदमी तो चुप बैठने वाले हैं नहीं। तो आप ज़रा अपने पैसों का हिसाब रख लेना, क्योंकि हमारे पास जितना हमारे पास जुगाड़ है सबूत के तौर पे, या जितने हमारे साथ सात संगत जुड़ी है जिन्होंने पैसा दिया है, मेरे पास तो मेरे बैंक खाते का भी 2-2.5-3 लाख रुपए का हिसाब है कि मैंने वो पैसा दिया है। बाकी मत छोड़ो, मेरे पास तो बैंक स्टेटमेंट का हिसाब है, तो मैं तो वो भी क्लेम कर दूंगा। जैसे मेरे जैसे और भी बहुत होंगे जिन्होंने पैसा दिया होगा, तो क्या है वो साबित कर सकते हैं जिनके पास है, जिन्होंने दिया है, जिनके पास रिकॉर्ड होगा। नहीं होगा तो जब मास पब्लिक बोलेगी तो क्या आप सफाई नहीं दोगे? अब शाही परिवार ने फ़ोन नंबर जारी कर दिया है, कल को अगर पुलिस ही कह दे कि मीडिया में खबरें आई हैं कि आपने फ़ोन नंबर जारी किया है, आपके पास जो भी फ्रॉड की न्यूज़ आ रही है वो हमें उपलब्ध करवाओ, तो क्या वो न्यूज़ नहीं आएगी? तो क्या शाही परिवार मना कर देगा पुलिस को देने से? नहीं ना करेगा। अगर पुलिस मांगेगी वो क्यों नहीं देंगे, और वो देंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो अपना इंतज़ाम करके रखो। जितने भी ठगों ने ये सिस्टम चला रखा है, और ख़ास तौर पे जो हनीप्रीत गैंग है, और इधर से यूथ वीरांगनाओं का क्या है कि क्योंकि क्या है कि इनका कोई घर बार तो है नहीं, ना इनको घर में कोई पूछता है, ना इनके बच्चे पूछते हैं, और अधिकतर तो क्या है ज़्यादातर तलाकशुदा हैं, विधवाएँ या शादी नहीं करवाई, तो क्या जिनकी 40-40 साल उम्र टप गई है, तो ये सब क्या है शादियाँ करवा के तोड़ चुके, और इस तरह के लोग हैं। तो आप जितना भी लोग सुन रहे हैं, आप गौर से सुनिए और समझिए। जो मैसेज शाही परिवार ने डाला है वो उन्होंने अपने ट्विटर से डाला है, मतलब अब पुष्टि की है। अब इंस्टाग्राम एक तरफ तो हनीप्रीत पोस्ट डालती है मेरा अकाउंट हैक हो गया, और उसी के अकाउंट से हैक हुए अकाउंट से मैसेज आता है कि भैया मैं तो गुरुगद्दी पे नहीं बैठूंगी, और एक छोटा सा मैसेज है फालतू का बिना सिर पैर का, उठा के फ्रंट पेज पे सच कहूँ छाप देता है। अब ये शाही परिवार ने वीडियो निकाला, तो क्या इसका मतलब है? क्या सच कहूँ? अभी तो सच कहूँ का जो संपादक है वो जसमीत भाई का रिश्ते में भाई लगता है, तब वो अपने परिवार से गद्दारी कर रहा है। आप सोचिए भी पिताजी के परिवार के अंदर विश्वासघातियों की गिनती कहाँ तक है। उनका पिताजी का अपने ससुराल वाले उनके विश्वासघाती हैं, बाहर के नहीं हैं। अपने ससुराल वाले भी विश्वासघाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको हनीप्रीत गैंग से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। 4-4 बार वो ऑस्ट्रेलिया घुमाए, सब कुछ हो गया। तो अब जब पैसे का हिसाब आने लगा, पूछने लगे लोग, तो आपको लगा तो भी गुरुजी की माताजी को ही गद्दार बोल दो। फिर जब पिताजी तो आपके हिसाब से 21 दिन माताजी के साथ रहे, मेट्रो हॉस्पिटल में माताजी के पास आए, रुद्र फार्म हाउस में माताजी के पास आए, गद्दार तो अगर ये परिवार गद्दार तो फिर इन्हीं के पास ही क्यों आ रहे थे? आपके पास क्यों नहीं आ गए? आप ही की वाइस चेयरमैन बोल रही है भी मैं तो पिताजी से मिली ही नहीं। आप ही के एडम ब्लॉक की बहनें बोल रही हैं भी हम 21 दिन पिताजी रह गए, मिले ही नहीं। जब एडम ब्लॉक के सदस्य ही पिताजी से नहीं मिले तो फिर पिताजी बाहर आके मिले किससे हैं? अगर वो परिवार से मिले हैं फिर उनकी इसका मतलब क्या है कि पिताजी की निगाह में सारा एडम ब्लॉक गलत है? यही है ना। तो जब पिताजी ने पंजाब पुलिस को स्टेटमेंट दिया भी मैं तो 45 नंबरों की हमने कभी मीटिंग ही नहीं ली, हमने कोई आदेश 45 नंबर को नहीं दिया, तो फिर ये घर घर जो से भिखारियों की तरह आप कटोरा लेके रोज़ आ जा रहे हैं और 2-4 काजू के दाने उठा लाते हैं या मिश्री के कि भैया पकड़ो आपके लिए सुनारिया से स्पेशल प्रसाद आया है, ये स्पेशल खुशी आई है। कौन सी खुशी है? एक सत्संगी के लिए गुरु के दर्शन ना होना सबसे बड़ा दुख है। उसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी ही नहीं है, और आप कह रहे हैं भी खुशी आई है, पत्ते में ढूंढ लो, पानी में ढूंढ लो। अब एक वो क्या है कि देसी घी चौपड़ चौपड़ के रोटियां रख के बैठ जाते हैं, बोलो जी देखो ये रोटी है, इसके अंदर पिताजी दिखाई दे रहे हैं, अब मैं इसको अचार लगा के खा जाऊँगा। मतलब अजीब है भी, रोटियों में पहले पिताजी का तस्वीर दिखाएंगे फिर उसको अचार लगा के घी चौपड़ के खा भी जाएंगे। मतलब आप स्वरूप खा रहे हैं, अजीब है। ये तो दिखाओ मत, और दिखाना है तो खाओ मत, संभाल के रखो। लेकिन नहीं, वो घी चौपड़ के खा रहे हैं। बोला जी क्या किया आपने रोटी का जब आपको दर्शन हुए रोटी में? बोला खा गए जी। बोला स्वरूप खा गए, कमाल हो गई। अजीब है ना। लेकिन क्या है कि धंधा चल रहा है सबका, चलता रहेगा। लेकिन ये आप मानिए, जो शाही परिवार ने अगर फ़ोन नंबर दिया है, हालांकि मेरा उनसे व्यक्तिगत कोई बातचीत नहीं है, ये मैं आपको देखा सात संगत है, ये क्या कहते हैं, जो कहते हैं भी सात संगत मालिक का रूप है। इस स्टेज पे भाई जसमीत सिंह से या चरणप्रीत बहन से या अमरप्रीत बहन, इन तीनों के परिवार से मेरी कोई फ़ोन पे बातचीत नहीं होती है। मैं फिज़िकली उनसे मिलता नहीं हूँ। बाकी आपको कोई कहानी कुछ भी सुनाए, ना मेरी फ़ोन पे बात होती है, ना मैं उनसे फिज़िकली मिलता हूँ। और इसके अलावा कौन सा तरीका होता है बातचीत का मुझे बताओ। मेरी तो कोई बातचीत हो नहीं रही है। अगर कोई मेरी तरफ से कर भी रहा है, मैं तो किसी को ऑथोराइज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरी तरफ से ना मेरी हो रही है ना बहन वीरपाल की हो रही है।
इसके अलावा किसी की होती हो तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपको उन्होंने फ़ोन नंबर जारी किया है, मैं खुद अपनी डिटेल अब लिख कर भेजूँगा कि मैंने कितना पैसा कैसे कैसे दिया है। हमारे पास तो बैंक स्टेटमेंट, हम स्टेटमेंट तक भेज देंगे। और उन लोगों ने, एडम ब्लॉक के लोगों ने हमें चेक जारी किए थे उस टाइम ब्लैंक, उन चेक की फ़ोटो तक भी भेज देंगे भी जो शाही परिवार के नाम पे कैसे पैसा खा गए। और बाकायदा उस टाइम तो हमें मिलवाया भी गया था शाही परिवार से, लेकिन आज जब पता चलता है कि उस मिलवाने की भाषा कुछ और थी और पैसा लेने की भाषा कुछ और थी। लेकिन क्या होता है उस टाइम इमोशंस में ये पता नहीं होता भी जो ये मुलाकात हो रही है ये दिखाने को कुछ और है और असलियत में कुछ और है। और आज जब चीज़ें समझ में आ रही हैं तब समझ में आता है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है भी आप कम से कम अपने दिए हुए पैसे का हिसाब, मतलब आपने कितना ही पैसा दिया है, सपोज़ आपने 1 लाख दिया, 2 लाख दिया। हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग आए जिनके 70-80 किले ज़मीन थी, वो लोग भी आए 80-80 किले वाले। वो बोलते जी हमारे पास तो ज़मीन अच्छी थी, हम तो चौधरी हैं गांव के और हमारी गांव में बेइज्जती बहुत होती थी, हमें लगा अभी पैसे दे के अगर काम निपटता है तो निपटा लें, तो पैसा हम इतना दे देते हैं। मेरे पास अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से आए, बोले जी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं और उस तरीक़ों में अगर आप विश्वास रखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। हमने एडम ब्लॉक को भी बताए थे, आपको भी बता रहे हैं। तो हमने उनको बोला भी पैसा लगेगा, बोले पैसे का इंतज़ाम हम खुद कर लेंगे, लेकिन आप अगर करना चाहो तो ये हो सकता है। हमने उनको एक ही जानकारी दी भी क्या कल को हजूर पिताजी आकर ये बोलेंगे भी रिश्वत के पैसे से हम जेल से बाहर आए हैं? नहीं, हजूर पिताजी संत हैं और संत का जो चरित्र है, जो उनका जीवन है, उन पे कोई दाग नहीं होना चाहिए, वो साफ़ सुथरा होता है। तो इसलिए हम रिश्वत के पैसे से या रिश्वत के लेन देन में या इस तरह के किसी भी सेटलमेंट पे विश्वास नहीं रखते। ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे और सच अगर है तो सच की जीत होगी भी। तो अब क्या है कि एडम ब्लॉक बताए कि अगर क्या वो इस निर्णय पे है तो उन्होंने क्यों ये सेटलमेंट के नाम पे बंद कमरों में पैसा मांगा। जिन्होंने दिया उनसे हमारी रिक्वेस्ट है भी कम से कम आप उस फ़ोन नंबर पे अपनी डिटेल भेज दें, क्योंकि हमारे जितनी जांच हमने करी है उसके मुताबिक एडम ब्लॉक बहुत सारे अपराध में भी शामिल है। उन्होंने जो पैसा आपसे इकट्ठा किया है उसके ज़रिए क्राइम भी किया है, और जब क्राइम की डिटेल किसी दिन खुलेगी किसी भी रूप में और उसमें जब ये पता चलेगा ये पैसा किस किस ने दिया, और जब 45 नंबर आपका नाम ले देंगे भी इन लोगों ने पैसा दिया, तो आप बराबर फंसेंगे। फिर वो आपको बोलेंगे या तो गवाही दो हमारे हक में या फिर आप बराबर हमारे साथ जेल जाओ, दोनों काम होंगे। देखो हम किसी भी तरह की रियायत करने के मूड में है नहीं, क्योंकि हम सारी चीज़ें एक ना एक दिन कोर्ट किसी भी तरीके से चाहे डायरेक्टली पहुँचाएँ चाहे इनडायरेक्टली पहुँचाएँ, हम पहुँचा ही देंगे और काफ़ी हद तक तो पहुँचा भी चुके हैं। और अब मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा तो ये टाइमलाइन चल रहा है, अगस्त तक बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। 1 मई को मैंने आपसे कहा था, मई का पहला लाइव जो था, कि आपके सामने किरदार सामने आएंगे। अब शाही परिवार का किरदार सामने आ गया है, प्रवक्ताओं के किरदार सामने आ रहे हैं, एडम ब्लॉक का किरदार सामने आ रहा है। जो एडम ब्लॉक की छछुंदर है, जो हनीप्रीत जिसके इशारों पे नाचती है, वो किरदार भी सामने आ रहा है। हर तरह के किरदार आपके सामने आ रहे हैं। हमने आपसे तब कहा था, तब आपके हिसाब से हमें कैसे मालूम है, क्योंकि ये चीज़ें टाइमलाइन में फ़िक्स हो चुकी हैं। अगस्त तक बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद ही आ जाएंगी, कुछ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप आएंगे। आप फिक्र मत करो, ये खुद ही बताएंगे। जैसे इन्होंने बता दिया कि शाही परिवार जिनको चोर बोल रहा है वो हम हैं, मतलब एडम ब्लॉक है, तो इसलिए एडम ब्लॉक फटाफट स्पष्टीकरण दे रहा है, कभी अखबार में, अपने सचकों में, कभी मीडिया में, तो कभी वीडियो बना के प्रवक्ता उतार दे रहा है। ये क्यों उतार रहा है? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब मसला ये कि आप ये जानकारी शाही परिवार के फ़ोन नंबर पे ज़रूर दें। इसका फ़ायदा क्या है? एक तो इसमें शाही परिवार का फ़ायदा है कि कम से कम कल को जब इंक्वायरी बैठेगी तो शाही परिवार कहेगा देखो जी हमने फ़ोन नंबर जारी किया था, इन लोगों ने हमें जानकारी दी है और ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भी हमारे पास तो पैसा पहुंचा नहीं, अगर हम दोषी होते तो हम ये फ़ोन नंबर जारी क्यों करते? वो उस मैसेज को दिखा के अपनी ईमानदारी साबित कर पाएंगे। अगर आप शाही परिवार को शाही परिवार खुद को शाही परिवार का शुभचिंतक समझते हैं तो आप ये जानकारी शाही परिवार के उस फ़ोन नंबर पर ज़रूर उपलब्ध कराएँ। अगर आप अपने आप को अपना भी भला चाहते हैं तो भी आप ये जानकारी उनको ज़रूर दें। क्यों? क्योंकि जब आपसे पुलिस कभी किसी स्टेज पे पूछ लेगी तो आप भी बता सकोगे भी ये जानकारी हमने देखो जी शाही परिवार को दी, जब तक हमें नहीं पता थी हम तो शाही परिवार के नाम पे पैसा दे रहे थे, जैसे ही शाही परिवार ने ये ट्वीट किया तो हमने ये जानकारी शाही परिवार को दे दी। तो आपने 1 रुपये से लेके जितना भी पैसा
अभी तक 25 अगस्त के बाद पिताजी के मुकदमों के नाम पे, शाही परिवार के नाम पे एडम ब्लॉक जिस भी तरीके से बिजली का बिल भरना है, 25 लाख का बिजली के बिल की न्यूज़ क्या आ गई, हर ब्लॉक से 25-25 लाख रुपए ले आए। तो 700 ब्लॉक थे, 25-25 लाख रुपए, कितना हो गया, करीब करीब 125 करोड़, सॉरी कितना, 150 करोड़ से ऊपर, 175 करोड़ के आसपास हो गया। मतलब बिजली का बिल भरना था 25 लाख, इकट्ठा किया 175 करोड़ रुपया। तो ये जा कहाँ रहा है ये पैसा? ये सारा पैसा जब ये भंगीदास जो आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देते हैं उनके हिस्से में आता है, जो ब्लॉक स्तर की समितियां हैं उनके हिस्सों में आता है। अब जब इंक्वायरी बैठेगी तो तमाम चीज़ों की बैठेगी, क्योंकि क्या है कि अगर हम जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम ये बयान जब इकट्ठा अभी तो हम इस पर फोकस नहीं है हमारा, जब ये सारे संगत का हम जितने लोग हमारे साथ का बयान इकट्ठा करके कोर्ट तक पहुंचेगा, और जब वो कहेंगे भी ब्लॉक स्तर के जितने भी भंगीदास 15 मेंबर 45 मेंबर हैं, इन तमाम लोगों की संपत्ति की जांच की जाए, तो फिर आपको हिसाब देना पड़ेगा भी एक एक किला ज़मीन जिनके पास है और उस ज़मीन पे भी वो खेती नहीं करते हैं, वो फॉर्चूनर जैसी गाड़ियाँ कैसे अफोर्ड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ना एक दिन बाहर निकल कर आनी हैं, आप इससे भाग नहीं सकते हैं, बशर्ते जो आपने पैसा अगर ईमानदारी से दान के रूप में दिया, क्योंकि आपके ब्लॉक से फाइल तो बनी नहीं है, तो कम से कम इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज के आप खुद को भी बचाएं और शाही परिवार या हजूर पिताजी के जो माता जी हैं जिनके नाम पे पैसा लिया गया, बड़े माता जी, उनको भी सेव करें और ख़ुद को भी सेव करें। एडम ब्लॉक क्या, अब आपके सामने जब उनको फंसने लगते हैं तब ये बिल्कुल बिल्ली बन के आपके पैरों में लेट जाते हैं 1 मिनट के अंदर। फिर पिताजी कहते हैं ना, इनको लेटना बड़ी जल्दी आता है, वे आपके पैरों में लेट जाएंगे, ना जी हमको माफ़ कर दो वगैरह वगैरह। क्योंकि क्या है, जो गुरु के गद्दार हैं, जो गुरु को मारने निकल के, सोचिए जो जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में छेद नहीं कर रहे हैं, छलनी बना दिया उस थाली की इन्होंने छेद कर करके, और उनके बच्चे मतलब मेरे को ऐसे लोग करोड़ोंपति की तरह रह रहे हैं। आप देखो हर रोज़ कभी किसी देश का फ़ोटो डालेंगे, कभी किसी बड़े टूरिस्ट प्लेस पे घूम रहे हैं, कभी कहाँ घूम रहे हैं, और कमाई देखोगे, कमाने का साधन नहीं है उनके पास, लेकिन घूम रहे हैं विदेशों में, देश बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस पे घूम रहे हैं। कहाँ से आता है पैसा, वो कहाँ से लूटा जाता है वो सारा पैसा? अभी आपको जाके बोलेंगे मैं तो जी फलाने पुलिस अफसर का लड़का हूँ, मैं पहले शराबी था, मैं सुधर गया, क्या गारंटी है दोबारा शराब नहीं पीता हुआ? अभी डॉप टेस्ट करा लो, सबका पता चल जाएगा कौन कितना नशेड़ी है। आपको लगता है आपके इलाके में 45 मेंबर आए, उनको बोलना ठीक है जी हम आपका डॉप टेस्ट कराना चाहते हैं, जो डोप टेस्ट कराने के लिए तैयार हुआ करवा भी लेना सरकारी में ले जाके, बोला जी डोप टेस्ट करो, देखना है भी हमारा 45 मेंबर नशे करता है कि नहीं करता, तो आपको पता चल जाएगा कितने 45 मेंबर डोप टेस्ट करवाएंगे। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, तो हम तमाम जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं भी ये पैसा इकट्ठा करने का सिस्टम है, और इस सिस्टम में क्या है, क्योंकि आम सत्संगियों का कानूनी प्रक्रिया में वास्ता नहीं पड़ता। कानूनी प्रक्रिया का क्या, एक कहावत मशहूर है भी जब कोर्ट कचहरियों की तो हर एक ईंट पैसा मांगती है, ये कहावत है, अभी वकीलों ने सुनाई है हमें, फिर हर एक ईंट पैसा मांगती है। अभी कहीं जाओगे भी इतना पैसा दो काम होगा, चाहे वो वकील की फ़ीस के तौर पे है, चाहे एजेंट है, चाहे दलाल है, किसी भी तरह का है, तो पैसा ही पैसा लगता है कोर्ट कचहरियों में। इनको हिसाब है भी किस बंदे को कितना पैसा दे के काम कराना है, कैसे फर्जी मुकदमे कराने हैं, कैसे तरीके से लोगों को फंसाना है, कैसे उनको सड़क पे लेकर आना है, कैसे उनकी प्रॉपर्टियाँ हड़पनी है, कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। आपने जो भी पैसा दिया है, जिस भी रूप में दिया है, चाहे देश में चाहे विदेश में, क्योंकि विदेश वालों ने क्या है, बड़ी घड़ियाँ अलग अलग विदेशों से सामान भेजा। अभी पिताजी को जेल में घड़ी चाहिए, ये इम्पोर्टेड कंबल चाहिए, ये रजाई चाहिए, ये वाला कपड़ा चाहिए, मतलब कौन दे रहा है ये? जेल में ये कब से जाने लगा सामान? और इधर से शाही परिवार बोल रहा है जी हम तो कुर्ता पजामा दे आते हैं धुला हुआ, अगले हफ्ते गंदा ले आते हैं, धो के फिर दे आते हैं। वो बोल रहे हैं कुर्ता पजामा, ये बोल रहे हैं ना जी रोलेक्स की घड़ी भेज दो, आईफोन वगैरह भेज दो, ये सब मंगवाया जा रहा है। एक तो किसी ने बोला जी 40-40 हज़ार की जड़ी बूटियाँ वो भी मंगाई जाती हैं, 40-40 हज़ार रुपये में बिकती हैं, वो हमसे मंगाई जाती हैं। अभी ये पिताजी खाते हैं वहाँ पे जेल में, कमाल हो गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अभी तो चिट्ठियाँ हैं, चिट्ठियों के बारे में भी धीरे धीरे चीज़ें, हो सकता है शाही परिवार वो भी जल्दी खुलासा कर दे चिट्ठियों को लेकर, तो उसके बारे में कल को हो सकता है कभी जानकारी दें। तो वो अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। अब जो करते हैं वो बता रहे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी तरफ से जैसा शाही परिवार है वैसे सारी, मेरे लिए माता जी शाही परिवार हो या साथ संगत हो, पिताजी के लिए सारे साथ संगत है, तो हमारे लिए भी सारी साथ संगत है। हमारे लिए ना कोई विशेष है ना कोई कम विशेष है, सब एक बराबर है। हम तो फिर भी अपनी अरदास में सबके लिए सद्बुद्धि मांगते हैं। वो अलग बात है भी एडम ब्लॉक लोगों को बुरा मांगना सिखा रहा है अरदासों में,
पर हमारा काम यही है। तो खैर यही जानकारी हमें आपको देनी थी। कोई और जानकारी जैसे भी आपको मिलेगी वो जानकारी आपको बता देंगे। तो आप क्या करें, आप जितने आपने अपरमार्थ किया है वो तमाम जानकारी उस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर दें। वो किसी का भी व्हाट्सएप नंबर हो, लेकिन आपके पास प्रूफ है कि शाही परिवार ने ट्वीट किया है और आपने वो जानकारी दे दी, आप भी बचेंगे और ये भी बचेंगे। जी सुरेंद्र खान पुरिया जी, आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि जिस दिन गवाही देनी पड़ेगी तो मैं ब्लॉक के 15, 25, 45 मेंबरों वाले गवाही देने को तैयार हूँ। कैसे कोड वर्ड दिए जाते थे? तो आप ज़रा संपर्क कर ले, अगर आप जो भी हैं अवतार सिंह जी हैं या जो भी सैम जी हो, कोई भी लाइव सुन रहा हो तो आप इनसे ज़रा संपर्क ज़रूर करें। अवतार जी, विक्रम जी, सैम जी जो भी हैं, तरसेम जी हैं, बैन वीरपाल हैं, ये खानपुरिया जी हैं, इनसे संपर्क ज़रूर करें। तो खैर हम यही बार बार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे कहानी हजूर पिताजी सुनाया करते, बस 1 मिनट और, जैसे कहानी हजूर पिताजी सुनाया करते कि एक शेर का बच्चा कोई गडरिया उठा लाया, वो हमने आपको कल भी सुनाई थी। शेर का बच्चा गडरिया उठा लाया और भेड़ों में चलाने लगा, और जब भेड़ वो बड़ा हो गया तो किसी शेर ने देखा भी तो शेर का बच्चा है पूरे भेड़ों में क्या काम कर रहा है, तो वो शेर के बच्चे को तालाब पे ले गया और तालाब में ले जाके दिखाने लगा भी तू शेर है, दहाड़ के दिखा। तो जब वो शेर का बच्चा दहाड़ा तो गडरिया अपनी भेड़ें लेके भाग गया। तो आज की सिचुएशन में कुछ ऐसा ही है। पिताजी ने कहा भी, पिताजी क्या बोलते हैं भी बब्बर शेर, परम पिताजी ने हजूर पिताजी को बब्बर शेर की उपाधि दी। बब्बर शेर के बच्चे बब्बर शेर होते हैं, ये पिताजी ने कहा। अब आप भेड़ क्यों बन रहे हैं? अब क्या ये है गडरिए, एडम ब्लॉक वाले और 45 नंबर, ये हैं गडरिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भेड़ें समझ लिया। जैसे हमारे जैसे लोग हम छोटी उम्र में आ गए यहाँ पे, हमें क्या, हम भेड़ बकरियों की तरह ही थे। ऐसे ही शाही परिवार जो था वो भी प्रबंधकों के सुपुर्द हो गया, क्योंकि हजूर पिताजी तो संगत की सेवा में लग गए, उनके लिए वो भी भेड़ बकरियाँ थी। जैसे जैसे बड़े हुए तब पता चला भी हम एडम ब्लॉक की भेड़ नहीं है, हम तो भैया पिताजी के बच्चे हैं, हम तो शेर हैं। लेकिन शाही परिवार को देर से पता चला भी हम भी भेड़ नहीं हैं, हम तो शेर हैं। तो जब वो शेर है, उन्होंने देखा भी हम तो शेर हैं, ज़रा दहाड़ के देखते हैं। उन्होंने एक वीडियो निकाला, फिर ये मैसेज निकाला। जब उन्होंने 2 बार दहाड़ दिया तब एडम ब्लॉक क्या कर रहा है, एडम ब्लॉक जगह जगह जितनी भेड़ें बची हैं उनको खींच रहा है। बोला भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की नहीं सुननी, शाही परिवार की नहीं सुननी। क्यों? क्योंकि इन्होंने दहाड़ना सीख लिया है। तो ये आपका मसला है भी आप हजूर पिताजी के बब्बर शेर बच्चे हो या फिर एडम ब्लॉक के गडरियों की भेड़ें हो। तो आपने भेड़ बनना है तो आप भेड़ बनिए, आपने शेर बनना है तो गरजिए। जब गरजोगे तो आपके ब्लॉक की जितनी भी भेड़ें हैं वो बंगीदास सिंह जिम्मेवार इकट्ठी करके आपसे अलग कर देंगे। तो आप मानिए, अगर आपसे भेड़ों को अलग किया जा रहा है तो इसका मतलब आपने खुद को पहचान लिया है। तो आप खुद को पहचानिए, और यही पिताजी बार बार कहानियों में भी सुनाया करते हैं। तो खैर आखिर में हर बार की तरह हम ये प्रार्थना करते हैं कि हजूर पिताजी के चरणों में भी साथ संगत की प्रार्थना वो सुने, साथ संगत को माफ़ करे, साथ संगत जाने, सच को पहचाने, सच के साथ खड़े। इसी प्रार्थना के साथ हजूर पिताजी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी हमारे बीच वापस आएँ। सभी ने मिलकर नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिर में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस तमाम मसले में, ख़ास तौर पे ये पैसों वाले मसले में जो भी कोई अपडेट होगी आपको लाइव होकर बता दिया करेंगे। इसके अलावा कोई और जानकारियाँ आपके पास आएँ तो आप इनबॉक्स में भेज दिया करें। ये मैसेंजर, इस पे मैसेज आ जाते हैं, इस फेसबुक पे इस पे भेज दिया करें। इस पे फ़ोन नंबर दिया गया, उस पर व्हाट्सएप कर दिया कर दें। या और कोई जानकारी जिसके पास मेरा फ़ोन नंबर है, या जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के 5-6 ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, उनमें जो लोग जुड़े हुए हैं, 7 ग्रुप है टोटल अभी तक। तो 7 ग्रुप जो बनाए हुए हैं उनमें से जो भी लोग जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप अपने ग्रुप्स में वहाँ मैसेज भेज सकते हैं। जो नहीं जुड़े हैं वो अपना फ़ोन नंबर दे दें। उसमें सिर्फ ऐसा है कि बस लोग नारा लगा देते हैं, ऐसा कोई अलग से ख़ास जानकारी नहीं होती। बस ये कोई जानकारी आती है, कोई न्यूज़ आती है तो उसमें लोग पोस्ट कर देते हैं तो आपको मिल जाती है। तो अगर आप उस ग्रुप में कोई जुड़ना चाहे तो अपना फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दें और बता दें भी मैं जुड़ना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।